स्टूडेंट कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएसएससी पेट 2026 की सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करके लगभग यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न बनते हैं। पहला आपका बनेगा प्राचीन इतिहास से, जिसमें आपका सिंधु सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक पढ़ना है। दूसरा आपका दिल्ली सल्तनत है और तीसरा आपका स्वतंत्रता आंदोलन है। तो ये 3 हमको विभाजन करके इतिहास को पढ़ना है। लेकिन आज के पहले क्लास में हम ये पूरे सिलेबस को समझेंगे और साथ में हम इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आज हम समझेंगे। लेकिन उसके साथ हमें जिस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कभी कभी कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं और फैक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर यूपीएसएससी पेट का अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहला कि जैसे कि यदि 100 नंबर का कोई प्रश्न होता है, 100 नंबर का कोई प्रश्न होता है, 100 क्वेश्चन होता है, तो 20 क्वेश्चन तो होते हैं बिल्कुल आसान, फिर 20 क्वेश्चन होता है आपका सामान्य, 20 क्वेश्चन होते हैं औसत कि ठीक है जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो इसको सॉल्व करेगा। 20 नंबर होता है थोड़ा सा कठिन, यानी कि जो डेली पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस सेट सीरीज लगा रहा है, करंट अफेयर तैयारी कर रहा है, ये वो बच्चा तैयारी कर लेगा। और 20 क्वेश्चन जो थोड़ा सा ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा विवादित प्रश्न होता है। विवादित का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो प्रश्न गलत होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहीं से भी कोई ऐसा डाटा पूछ लेगा जो कहीं किसी किताब में नहीं मिलता है। तो अंततः देखिए, आपको ये 60 नंबर तो आपको तो आना ही चाहिए। यदि आप जो है 10वीं परीक्षा ईमानदारी से पास है तो ये परीक्षा की जरूरत है कि आपको इतना आना चाहिए। असली लड़ाई इसमें है, ये 20 नंबर का जो कठिन वाला है, जो इसी में जितना नंबर खींच लेता है वही मेरिट स्कोर में रहता है। और ये तो वही बात हो गई कि आपने पढ़ा और वही चीज पढ़ लिया जहां से प्रश्न बना, तो ये उसमें से आ सकता है। तो ये तो आपको जानने की जरूरत है। अब हम आपको यह मान के चलेंगे कि आप 0 पे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, और इसीलिए हम 0 मानकर आपको इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जब 15 नंबर का हम सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर इसमें ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट पे चलेंगे। हमारा टारगेट यह रहेगा कि इतिहास के सब्जेक्ट को 15 दिन के अंदर हम या 10 दिन के अंदर कवर करके खत्म कर दें, और इसके बाद हम सीरीज चलाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। तो देखिए, आज हम इतिहास एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इतिहास बेसिक में, तो देखिए स्टूडेंट, हम जो आज इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें इतिहास को अगर आप समझेंगे तो इतिहास 2 शब्दों से बना है, इति धन हास। इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ, यानी कि जो चीजें घटित हो चुकी है, जो पास्ट में कोई चीजें घटित हो गई है, उसके क्रमिक ज्ञान को ही हम इतिहास कहते हैं। तो ये तो सामान्य परिभाषा के रूप में आप जानकारी रखें या ना रखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इससे रिलेटेड फैक्ट है वो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें फैक्ट ये है कि आखिर इतिहास के जनक कौन है। तो देखिए, इतिहास का जनक उसे कहते हैं जो उस विषय से संबंधित क्रमिक ज्ञान को सामान्य रूप से जनता के सामने या यूनिवर्स के रूप में वो प्रकट करे, उसको एक कहते हैं जनक। तो इतिहास के जो जनक है वो है हेरोडोटस। ध्यान दें, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। और कैसे प्रयोग किया? इन्होंने अपनी एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। और ध्यान देने वाली बात है कि जो हेरोडोटस है वो ज्योग्राफी के भी जनक है, भूगोल के भी जनक है और इतिहास के भी जनक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। अब इसमें देखिए, यूपीएसएससी पेट में किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछ लेता है। यूपीएसएससी पेट में आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि जनक कौन है। तो जनक में आप लिख देंगे हेरोडोटस। क्या लिखेंगे आप लोग? हेरोडोटस।
और इसके बाद ये पूछ लेते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है, किताब कौन सी है, तो किताब इनकी है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, तो ये एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में। तो ये आपका बेसिक से तैयार हो गया। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड हमारा यह है कि भाई इतिहास को है काल विभाजन, यानी कि आज जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये भी आज से 10 मिनट बाद, अभी से 10 मिनट बाद इतिहास हो जाएगा। तो लेकिन हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, वो इतिहास के किस काल विभाजन के अंतर्गत है। तो देखिए स्टूडेंट, इतिहास को 3 काल विभाजन में बांटते हैं। देखिए पहला इसमें आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए जब पाषाण काल की बात थी, जब आदि मानव के समय की बात थी, जब जब यहाँ के मानव जो है सभ्यता का विकास कर रहे थे, उनके पास लिखने पढ़ने का कोई साधन नहीं था, तो तब के अध्ययन को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। इसका सबसे अच्छा प्रमाण है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। केवल पत्थरों और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वह किस कालखंड का है। तो इसमें 2 स्रोत आपको स्रोत है पहचानने का। पहला स्रोत यह है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। दूसरा स्रोत यह है कि वहां पे अगर पत्थरों से संबंधित अगर कोई पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, तब आप उस कालखंड की पता कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो देखिए जब हमारे देश में जब हमारे देश में, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी संपन्न थे, सामाजिक दृष्टि से भी, और सभ्यता का विकास भी बहुत अच्छे से हो चुका था। उस समय भाषा शैली का भी विकास अच्छे से हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम उस भाषा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें आपको भाषा का तो पता चलेगा, यानी कि साक्ष्य के रूप में आपको भाषा और साहित्य, भाषा तो देखने को मिलेगा, भाषा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखित साक्ष्य आपको मिलेगा, लेकिन उस लिखित साक्ष्य का अध्ययन नहीं कर पा सकते हम, अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कभी कभी आपसे प्रश्न यह पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड का हिस्सा है। ऑप्शन आपको दे देगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। तो इस प्रकार से आपसे ऑप्शन देकर आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सही जवाब लगा कर आएंगे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है, यानी कि जो भी साहित्य या फिर जो भी कोई इतिहास के पन्नों पर लिखित घटनाओं के साक्ष्य में मिलते हैं, वो किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में आते हैं। इसमें जैसे आपका मुगल काल आ जाएगा, अभी आधुनिक काल आ जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वो सभी कालखंड इसमें समाहित हैं जिसमें हम लिखित दस्तावेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इतिहास के कालखंड के बारे में जानकारी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं तिथियों के विभाजन के बारे में। जैसे आप सोचते हैं कि सर ईस्वी क्या है, सन में जो होता ना कि ईसा पूर्व, ईस्वी, ये सब सारी चीजें का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी आपको एक समीकरण दे देता है कि अगर विक्रम संवत में ये तिथि है तो वर्तमान में वो तिथि क्या होगी। तो इस तरीके से थोड़ा प्रश्न पूछते हैं। अभी मैं यूपीएससी पेट के 2022 के पेपर का अध्ययन कर रहा था, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे प्रश्न मिले जिसमें से शक संवत, हिजरी संवत से प्रश्न आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें हर एक उस बेसिक नॉलेज पे भी चर्चा करना चाहिए जो सामान्यतः दिनचर्या में हमारे उपस्थित है। तो हम चलेंगे उस पर। उसके बाद हम देखते हैं, तो अगर देखिए इतिहास की तिथियां की बात करें तो इतिहास की तिथियों में 2 शब्द आपको सुनने को मिलेगा, एक बीसी और दूसरा एडी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब होता है एन डोमिनो। अब इसको आप एक सामान्य भाषा के रूप में समझ लीजिए, सामान्य शब्दों के रूप में समझ लीजिए कि अगर बीसी लिखा है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की वो बातें हो रही हैं, और एडी लिखा है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें होंगी।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आज हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 563 BC, तो अगर 563 BC पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि ईसा मसीह का जन्म लगभग कितने साल पूरे हो चुके हैं, उनके जन्म हुए, तो ध्यान देने वाली बात है कि अब तक आप 2026 पहले लिखेंगे, 2026 और प्लस 563, यानी कि 2589 वर्ष हो गए। तो एक बेसिक सवाल ये भी आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं आपके, तो ये देखिए समय रेखा, जैसे कि जो ईडी और एडी और बीसी हमने आपको बताया था, यानी कि ईसवी और ईसा पूर्व, तो इसमें समय रेखा का निर्धारण कैसे होता है। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। वो कैलेंडर नहीं जो ठाकुर प्रसाद का आपको मिलता था, उसको नहीं हम कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारी तारीखों को जिसमें अध्ययन करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। लेकिन इस कैलेंडर को बना कैसे, इस कैलेंडर का प्रभाव कैसे आया, तो देखिए इन कैलेंडरों को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है यूरोपियों का। अभी हम आगे की क्लासेस में हम इसको बताएंगे कि किसने इसको बनाया, यूरोपियों का है। और देखिए जब कोई भी व्यक्ति कोई खोज करता है या कोई देश कोई खोज करता है, तो उस पर अपना नाम या अपने देश का पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से जब ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ और जब इसको एक तिथि निर्धारित किया गया कि कहाँ से इस कैलेंडर की शुरुआत किया जाए, तो उस कैलेंडर की शुरुआत माना गया कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन ही कैलेंडर का शुरुआत माना जाएगा। तो ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन को माना गया 0 बिंदु, यानी कि ईसा मसीह का जन्म। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के तारीख को बीसी कहते हैं और ईसा मसीह के बाद के तारीख को एडी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले। अब देखिए कभी कभी कुछ शब्दावली पूछ लेते हैं यूपीएससी पेट में, एक फैक्चुअल डाटा के रूप में आपसे पूछता है कि दशक किसे कहते हैं, रजत जयंती किसे कहते हैं, स्वर्ण जयंती किसे कहते हैं। और यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हर साल लगभग किसी न किसी योजना का, किसी न किसी आंदोलन का, कि या किसी न किसी जयंती का दशक होता है, स्वर्ण जयंती होती है, तो इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं। तो ये आपको जानने की जरूरत है। तो देखिए शब्दावली में अगर आप समझेंगे तो 10 वर्ष की अवधि को दशक कहते हैं, 25 वर्ष की अवधि को रजत जयंती या तो सिल्वर जुबली कहते हैं, 50 वर्षों को स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली कहते हैं, 60 वर्षों को हीरक जयंती या तो डायमंड जुबली कहते हैं। उसके बाद आते हैं 70 वर्ष को प्लेटिनम जुबली कहते हैं, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं या तो सेंचुरी कहते हैं, और 1000 वर्ष को सहस्राब्दी कहते हैं या मिलेनियम कहते हैं, और 2000 वर्षों को ग्रेट जुबली कहते हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछने को आपको या देखने को मिल जाता है जो ग्रुप सी या डी लेवल के परीक्षा होते हैं। तो आपको इस स्तर से भी तैयार होना पड़ेगा कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ जाए। उसके बाद अगर हम आते हैं कि वर्तमान में हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैलेंडर है हमारा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसके निर्माता कौन है, इनको इसने बनाया था पोप ग्रेगोरी 17वें ने। तो ध्यान देने वाली बात है कि पोप ग्रेगोरी ने बनाया था, कब बनाया था, 1582 में, और इसको 1582 में जूलियन कैलेंडर में सुधार करके बनाया गया था। अच्छा एक चीज आपने कभी देखा होगा कि जो महीने का नाम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये असल में ये यूरोप की कल्चर का एक हिस्सा है। जैसे कि जो जुलाई महीना है वो किस पे ना है, जूलियन के नाम पे है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जूलियन, तो ये जुलाई महीना उस पे है। फरवरी जो महीना है वो फेब्रुरा के वहाँ के देवी है, ब्रिटिश की एक देवी है। तो कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में विस्तार से हम क्लासेस लेंगे, लेकिन बस एज ए नॉलेज हम आपको ये सब सारी चीजें बता रहा है। और ये वर्तमान में सबसे सटीक कैलेंडर है, जैसे कि जहाँ पे समय की गणना, तिथि की गणना एकदम सटीक होती है, जो लीप ईयर वगैरह बनता है एकदम सटीकता से बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वर्तमान में ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसने बनाया था और कब इसको लागू किया गया था। तो ये सारी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम अगले स्लाइड पर चलेंगे। हमारे भारत में भी कैलेंडर को बनाने का प्रयास किया गया और वो जहां तक हो सके चला भी, और कई राजाओं ने अपने अपने प्रभाव के अनुसार कैलेंडर बनाए।
तो पहला जो कैलेंडर का जो इतिहास हमारे देश में मिलता है, संवत का मिलता है, विक्रम संवत का, जिसको कहते हैं 57 BC, विक्रम संवत 57 BC। अब देखिए ये 57 BC मतलब क्या है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का जब प्रयोग लाया गया था और इसकी प्रारंभिक तिथि निर्धारित की गई थी, तो उसको बुद्ध का ईसा मसीह का जन्म माना गया था। अब ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व ही ये जो है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने उज्जैन के जो राजा थे वो शकों पर जब पराजय किए थे, शकों को जब पराजय किए थे, शकों पे जब जीत किए थे, तो उसके मामले में हिंदू कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं और प्रचलित में लाते हैं, जिसको कहते हैं विक्रम संवत। तो यहाँ आपको समझ में आ गया डाटा। यहाँ से प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, प्रश्न आपसे यह पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था। तो आपके पास डाटा है, विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया था और ये पहला हिंदू कैलेंडर था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न समझेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग शक संवत। शक संवत लगभग ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद जो है ये चालू किया। इसको कहा गया था, कुषाण शासक द्वारा कनिष्क ने 78 AD में इसकी शुरुआत की थी। अब ध्यान देने वाली बात है कि 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। तो कभी कभी आपसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है। आपको दे देगा विक्रम संवत, आपको दे देगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, आपको दे देगा आपको सबका शक संवत। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों में उलझ सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको स्वीकार किया था। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि एक आपका आता है गुप्त संवत, जो 319-320 AD में गुप्तों के द्वारा इसको अपनाया गया था। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर कौन से महाराजा ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अब देखिए एक सवाल सबसे ज्यादा अक्सर पूछने को मिलता है कि हिजरी संवत का संबंध किससे है। तो देखिए हिजरी संवत का संबंध इस्लाम से है। तो ये आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। और यह 622 AD एक तरीके से ये सबसे नया कैलेंडर है। मान लेते हैं नया का मतलब यह नहीं कि आधुनिक है, मॉडर्न ऐसा नहीं है। जिससे नया का मतलब है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो तिथि बनाई गई थी वो जीसस के जन्म को बनाया गया था। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो टाइम लाइन चल रहा है 2026 साल चल रहा है, लेकिन हिजरी संवत में 622 AD में चल रहा है। तो उसके अनुसार अभी मान लीजिए 1400 या 1500 वर्षों के ही बीते होंगे। उसके बाद एक चीज आप समझ लेंगे कि कभी कभी कैलकुलेशन के बारे में पूछ लेता है कि अगर कैलकुलेशन कैसे आपसे पूछता है कि विक्रम संवत में यह सन है, यह तारीख है, तो वर्तमान में क्या होगा। यह आपसे प्रश्न यह पूछ लेगा कि वर्तमान की 2026 विक्रम संवत या शक संवत के अनुसार क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जब विक्रम संवत की बात होती है तो हम उसमें 57 जोड़ देंगे, 57 जोड़ देंगे। क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि उसमें जो टाइम लाइन बताया गया था जीसस के पहले 57 वर्ष पहले, तो 57 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो अगर आपको विक्रम संवत निकालना होगा तो 2026 प्लस 57 को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2083। ठीक है। उसके बाद अगर आप शक संवत की बात करेंगे, शक संवत की बात करेंगे तो इसमें से 78 साल घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि जीसस के जन्म के 78 वर्षों बाद इस कैलेंडर का अस्तित्व आया और उसको ही वहीं से टाइम लाइन शुरुआत मानी जाती है। तो 78 वर्ष से अगर हमको ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करना है तो 78 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं 1948 आएगा। तो ये कभी कभी आपसे प्रश्न जो है बहुत जीरो लेवल का आपसे पूछ लेता है, लेकिन अब एक एक नंबर का डिमांड है इस यूपीएससी पेट में, तो स्वाभाविक है कि आपको हर एक नॉलेज की जानकारी, हर एक ज्ञान की जानकारी, फैक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। अगली स्लाइड को एक तरीके से आज हम एक सिलेबस के रूप में अवलोकन करेंगे, यानी कि हम यह देखेंगे कि जो यूपीएससी पेट में हमें क्या पढ़ना है और साथ में हम ये भी अध्ययन करेंगे कि उसका स्तर क्या होने वाला है। तो देखिए अगर हम ये देखेंगे कालखंड के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमें जो पढ़ना है, तो पहला हमें पढ़ना है 2500 से 1750 BC में जो सिंधु घाटी सभ्यता आया था उसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 1500 से 600 BC वैदिक काल को पढ़ना है, वेदों की रचना की पढ़ना है।
6 सेंचुरी में हमें बुद्ध और जैन धर्म को पढ़ना है, और उसके बाद 322 BC में हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना पढ़ना है। देखिए यहाँ से आप तक जो हमने आपको बताया, यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न आने हैं, ये सिलेबस में ये सारी चीजें आपको लिखा है। उसके बाद हम चलते हैं अगली सीरीज में, ये इसको स्वर्णयुग कहते हैं। हमें गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, हर्षवर्धन शासन पढ़ना है, राजपूत और दक्षिण भारत का चोल पढ़ना है। उसके बाद पहला सफल मुस्लिम आक्रमण पढ़ना है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में, तो वो हमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, यूरोपियों का आगमन पढ़ना है, जैसे कि पहला यूरोपी कौन आया, वास्को डी गामा आया, ये सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन, और ध्यान देने वाली बात है स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग जो है 5 से 7 नंबर का प्रश्न पूछता है। उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछने के चांसेस है तो वो प्रश्न है गांधी युग से पूछने का। तो ये सारी क्लासेस तो हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन बस आपको हम सिलेबस का एक थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है, गांधी जी की वापसी पढ़ना है, भारत की आजादी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें जो कल से जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ स्टार्ट तो होगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हम करेंगे। और साथ में हमें ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये क्लासेस आपको अच्छा लगेगा, और आप हमें कमेंट में बताइए कि हमने जो लेवल चुना है आपको पढ़ाने का, क्या वो लेवल सही है, या इससे थोड़ा सा कठिन स्तर बनाए, या फिर इससे थोड़ा आसान बताए, कमेंट में बताएं। और साथ में अगर ऑफलाइन आप बैच की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। कोचिंग का नाम है दीप जीएस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम गौरसिंगर घाट, आजमगढ़। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9616401222 पे। थैंक यू वेरी मच।